हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आप लोगों का डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बायोलॉजी मॉडल पेपर के क्लास में। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई 2025 का एग्ज़ाम डेट अभी तक आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जून के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब समय कम है और कम समय में सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आप मतलब पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जी हाँ, तो इसी के आधार पर यानी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर मैंने कुछ मॉडल पेपर तैयार किया है। पिछले साल भी ये मॉडल पेपर बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा था एंड इस साल भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम का एंड अदर पैरामेडिकल लेवल जो भी आपका अलग अलग स्टेट में, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, अलग अलग स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो जैसे नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, फार्मेसी का हो गया, उन सभी जगह से मैंने क्वेश्चन अरेंज किया है। ठीक है, एंड ऐसा करते मेरे को 5 साल हो चुका है और हर बार बच्चे को बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम पर फायदा होता है। तो अगर आपको बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो इस मॉडल पेपर को, ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ इतना मॉडल पेपर पढ़ लोगे तो आप 50 में से 40-45 क्वेश्चन कर जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता रहा हूँ कि अगर आप इसको करोगे, मॉडल पेपर सीरीज को फॉलो करोगे, तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। फिर जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंस पता आएगा कि अच्छा यहाँ पर ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था, तो रिवीजन में बनेगा। ठीक है, काफ़ी हेल्प भी करेगा एंड आपकी तैयारी को एनालाइज भी करेगा एंड डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे डेली। ठीक है, ओके, और आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन भी फंसेगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, तो आपको अच्छे से फॉलो करना है। ओके, चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है जो कि आपके एग्जाम में जेई कप में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग जवाब देना। क्वेश्चन था, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लाया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। क्वेश्चन है, फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर्स विथ वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड। कह रहा है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो फूल होते हैं या तो सीड्स होता है उसको अलग अलग कलर दिया जाता है। जैसे आपको तो पता होगा, लीफ यानी कि हरा पत्ता, जो लीव्स होते हैं उसको जो हरा रंग देने का काम करता है वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे फल है ना, गुलाब, गुलाब का फूल गुलाबी रंग का, तो ऑरेंज का मतलब क्या कहते हैं? ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलता है। तो वो कलर जो वेरियस कलर है वो किस प्लास्टिड के कारण आता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। बताओ, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई कप 2023, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आंसर आप सभी लोगों का आ गया मेरे ख्याल से, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा? क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे आंसर कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, तो ये प्लास्टिड वाला जो टॉपिक है ना, जेई कप का फेवरेट है। अक्सर हर बार एक आध क्वेश्चन यहाँ से टपका देता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना प्लास्टिड मतलब क्या होता है। तो प्लांट सेल जब स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे ना, प्लांट सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपका प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जिसके वजह से उसका रंग हरा होता है मोजरली, है ना। तो आपका जो प्लास्टिड है वो प्लास्टिड में काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, अमाइलोप्लास्ट हो गया, जो कि आप देखेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्लास्टिड प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। डन, हाँ। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो मतलब डिफरेंट कलर, है ना, डिफरेंट कलर, वेरियस कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, वेरियस कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट आपको ग्रीन कलर देने का काम करता है, ग्रीन कलर देने का काम करता है। ओके, हाँ। तो ल्यूकोप्लास्ट जब कलरलेस है तो इसका काम कलर देना नहीं है, इसका काम स्टोरेज होता है। क्या होता है? एक बार आपके एग्जाम में सवाल आया था कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? कलर देना। क्या? कलर नहीं, ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज। किसको स्टोर करना? तो ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 टाइप का होता है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं वो स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म होता है ना, उसको स्टोर करने का काम करता है पौधों में।
एलायोप्लास्ट ध्यान रखना फैट एंड ऑयल्स को स्टोर करता है, फैट एंड ऑयल को स्टोर करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट तो ध्यान रखना प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है ना। हाँ, क्या कह रहा है देखना, ध्यान से सुनना। तो वेरियस कलर, जैसे आपको दिख रहा होगा प्लांट्स को अलग अलग रंग, है ना, चमेली का फूल, इस तरीके से नीला रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, अलग अलग डिफरेंट कलर्स आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्रोमोप्लास्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, यही सवाल था। तो क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो क्या करता है, ग्रीन कलर देने का काम करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर देने का काम करता है। लेकिन क्लोरोफिल के अदर देन पिगमेंट्स, जैसे आपके जेंथोफिल, है ना, और अदर सच एज कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, ये कुछ ऐसे पिगमेंट है जो कलरफुल होते हैं, ठीक है, जो कि फ्लावर्स और सीड्स को अलग अलग कलर देते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट में आता है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, आपसे मैं वन लाइनर, मैंने बोला ना एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5-10 से 10 क्वेश्चन सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये जो प्लास्टिड है, आप लोग बताना कि क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है ना, बताओ कौन सा कलर देने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन कलर देने का काम करता है, वेरी गुड। क्रोमोप्लास्ट वेरियस कलर, फ्लावर्स और सीड्स जो अलग अलग कलर के होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट क्या कलर देता है, नहीं, ये स्टोरेज का काम करता है। ये किसका काम करता है, स्टोरेज का। अच्छा, किस चीज़ को स्टोर करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज, क्या स्टोर करेगा वो, उसके लिए उसके हिसाब से वो 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, 3 टाइप, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है बताना, एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, तो स्टार्च को। एलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल्स को। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, ओके। चलो, तो वही देखो यहाँ पे लिखना चाह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है हैंड रिटन में, प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में। ये भी बात ध्यान रख लेना, एक बार तो सिंपल सा सवाल आ गया था कि क्या प्लास्टिड प्लांट में होता है या फिर एनिमल सेल में। तो P4 प्लास्टिड, P4 प्लास्टिड, है ना, P से प्लास्टिड, P से प्लांट सेल, यानी ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ध्यान रखना। एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, देखो लिखा है। फिर एक कलरफुल होता है क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म प्लांट्स में, बताओ कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म प्लांट्स में क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज फॉर्म होता है प्लांट्स में वो स्टार्च होता है। जी हाँ, जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो है ना प्लांट स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। इसी के साथ आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा एनिमल्स में, किसमें, एनिमल्स में यानी जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म। जैसे हम लोगों में भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ना, तो किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। सारे बच्चों को याद रहना चाहिए किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजेन। एंड यह जो एनिमल में जो ग्लाइकोजेन स्टोर होता है वो कहाँ होता है, लिवर में। कहाँ होता है, लिवर में, है ना, लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। ये टॉपिक से हट के क्वेश्चन था लेकिन पूछा जाता है, ओके। हाँ, एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल्स। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स। क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। अच्छा, एक सवाल एग्जाम में आया था, बताओ फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस बाहर आता है, कौन सा गैस प्लांट रिलीज करता है, बताओ फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस प्लांट मतलब कि कहते हैं ये प्लांट रिलीज करता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ऑक्सीजन, कहते हैं ना CO2 वो लेता है एंड O2 छोड़ता है। तो यही है, जब फोटोसिंथेसिस कैसे करता है प्लांट, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण से लेगा एंड उसके साथ आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना, CO2 लेता है, प्लस जो वाटर है वो लेता है, एंड ध्यान रखना सनलाइट मिलता है, प्लस क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, एंड यहाँ पर आपका C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, एंड उसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। तो वो CO2 लेता है, वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है एंड O2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, प्लांट्स में ध्यान रखना। तो ये चीज़ें थी आपका प्लांट सेल। अब इसी को चार्ट के फॉर्म में आपको दे दिया गया है ताकि आप अच्छे से पढ़ें। एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होता है, देखो लिखा हुआ है, जिसमें पिगमेंट क्या होते हैं, क्लोरोफिल, है ना। हाँ,
क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट है इस ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, जैसे कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल वगैरह। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है जो कि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होते हैं, ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च, जैसे पोटैटो, राइस, व्हीट में होता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को आपका स्टोर करता है, जैसे एल्यूरोल सेल ऑफ मेज, मक्का में जो एल्यूरोन लेयर होता है ना, प्रोटीनेशियस लेयर, उसमें होता है। एलायोप्लास्ट क्या कहते हैं, ऑयल को स्टोर करता है, सीड्स ऑफ कैस्टर, कैस्टर के सीड में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कवर हुए बताओ। अब मैं वन लाइनर दबा के क्वेश्चन पूछूं, आप लोग जवाब दोगे? हाँ, आप लोग जवाब दोगे। चलो, तो मेरा तरीका, इसीलिए मेरे मॉडल पेपर से या मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों क्वेश्चन सीधे एग्जाम में लड़ जाते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे डीप एनालिसिस रखता हूँ। मैं क्वेश्चन पे बिलीव नहीं, टॉपिक पे बिलीव करता हूँ। मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने का काम करता हूँ। आप हमें बताओ फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सेल कौन सा गैस रिलीज करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट सेल कौन सा गैस रिलीज करता है? कौन सा गैस रिलीज करता है बताओ? तो O2 गैस रिलीज करता है। अच्छा बताओ, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है बताओ? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट, एक बार सवाल आया था, तो क्लोरोफिल पिगमेंट, क्योंकि जहाँ पत्तियाँ हरी रहेंगी, है ना, क्योंकि हरा रंग देता है, तो जो हरा भाग है पौधे का वही अपना खाना बना पाता है ना। हाँ, वेरी गुड। एंड आप सभी लोग ध्यान रखना कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर प्लांट में अवेलेबल होता है वो कहाँ से होता है? जो प्लांट्स में वाटर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो बताओ, वाटर जो अवेलेबल होता है वो जमीन से रूट के द्वारा। एंड रूट के द्वारा आप सभी लोगों से एक फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, बताना कि आपका जो जल का वाटर का कंडक्शन होता है किसके द्वारा होता है प्लांट में, कौन से वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा? तो ध्यान रखना, ये जो जाइलम का होता है ना, जाइलम आप लोग सुने होंगे, जाइलम जल का संवहन करता है। जल मतलब हो गया वाटर, जल मतलब हो गया वाटर, वाटर का जो ट्रेवल करता है प्लांट में नीचे से ऊपर की ओर, वो जाइलम के द्वारा। एंड जो फूड, ध्यान रखना, फूड का जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम, है ना, फ्लोएम के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन से कितने कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन, मैं एग्जाम में गारंटी ले रहा हूँ कि उसमें से कोई ना कोई एक आध गो टॉपिक आपको बहुत फेमस है, मेरे दिमाग में एकदम बैठा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा पूछा हुआ है, तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए ये मॉडल पेपर सीरीज बहुत हेल्प करेगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वेनेमस स्नेक? इसमें से कौन सा विषहीन सर्प है? इसमें से कौन सा विषहीन सर्प है? एक बार ये भी सवाल आया था, विषहीन यानी नॉन। देखो, मोस्टली जो सांप होते हैं ना, वो इंडिया में 90% स्नेक जो है वो नॉन वेनेमस स्नेक है। नॉन वेनेमस मतलब क्या होता है? जहरीला नहीं है, उसमें जहर नहीं है, लोग फिर भी मर जाते हैं कारण डर से कि उनको सांप काट लिया, परेशान हो जाते हैं। मैं पहले तो सवाल करो फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो, कौन सा? वाइपर, बैंग्रॉज, पाइथन, सी स्नेक। देखो, वाइपर है ना, बैंग्रॉज, पाइथन, समुद्री सांप। तो भैया रसल्स वाइपर, भाई साहब खतरनाक सांप है यार, है ना। बैंग्रॉज करैत, है ना, इसी को करैत कहते हैं, बैंगर्स को ही करैत कहते हैं यार, इसी को करैत कहते हैं, है ना, करैत, ये भी खतरनाक होता है। पाइथन मतलब अजगर आप कह सकते हो, अजगर, है ना, अजगर कहते हो। एंड सी स्नेक यानी समुद्री वाला जितना भी सांप होता है सब जहरीला होता है दोस्त, जो पानी में रहता है। तो आपका जो पाइथन है ना, ये जो पाइथन आप देख रहे हो, ये मोटा वाला सांप जो होता है पाइथन, ये इंसान को मारता है तो इसके जहर से आदमी नहीं मरता है, इसमें जहर नहीं होता है, ये उसको निगल लेता है। ये जो जानवरों को या बकरियों को देखिएगा, इस बड़ा बड़ा जानवर को भी निगल सकता है, बहुत हैवी सांप होता है, ठीक है, जिसको आप अजगर कहते हो। ये पाइथन सांप है, ये पाइथन है। ये आपका रसल्स वाइपर है जो कि जहरीला होता है एंड बहुत खतरनाक होता है। फिर आपका हो जाता है क्या, ये करैंत है जो कि जहरीला होता है, इंडिया में अक्सर ये पाया जाता है। नहीं तो आपका कोबरा वगैरह होता है ना, वो भी खतरनाक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब आपके जो होते हैं वो आपके नॉन वेनेमस स्नेक यानी विषहीन। तो पाइथन विषहीन होता है, ठीक है, पाइथन विषहीन होता है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ये जो पाइथन है वो विषहीन होता है, इसमें विष नहीं होता है। चलो, कह रहा पाइथन्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े सांप होते हैं, नॉन वेनेमस यानी जहर वाला सांप नहीं है, जो कि फैमिली से बिलोंग टू द फैमिली पाइथोनिडे फैमिली से बिलोंग करता है।
दे आर कॉन्स्ट्रिक्टर्स मीनिंग दे किल देयर प्रे बाय क्वाइलिंग अराउंड इट एंड स्क्वीजिंग अंटिल इट सफोकेट्स। कहने का मतलब है कि ये अपने प्रे मतलब दे आर कॉन्स्ट्रिक्टर्स, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब होता है ना, ये अपने जो शिकार हैं कैसे करते हैं, कैसे मारते हैं, तो अपने शरीर में लपेट के एकदम बहुत ज़्यादा जोर से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं जिससे कि वो सफोकेट दम घुट करके मर जाता है। तो दे आर कॉन्स्ट्रिक्टर मीनिंग दे किल देयर प्रे, प्रे मतलब होता है उसका शिकार जो है वो उसको क्वाइल कर लेता है। जैसे मान लो इसको मारना है तो इसको पूरा क्वाइल करके एकदम पूरा जोर से स्क्वीज करेगा, जैसे नींबू को निचोड़ना होता है तो स्क्वीज करते हैं ना, वैसे वो भी स्क्वीज करेगा। इससे वो जो जीव होता है वो सफोकेट कर जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जैसे किसी को भी निचोड़ेगा तो मर जाएगा। फिर पाइथॉन्स आर फाउंड इन वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, पाइथन आपके वेरियस रीजन में पाया जाता है। नोन फॉर देयर इम्प्रेसिव साइज, इसको लोग इसके बड़े साइज स्ट्रेंथ की वजह से जानते हैं, जैसे कि वाइपर्स, बैंग्रॉस जिसको करैत भी कहते हैं, सी स्नेक समुद्री सांप जो होता है ये वेनेमस होता है, विच आर वेनेमस, ये वेनेमस यानी कि जहरीला होता है, जो कि वेनम, इसका वेनम इंटरप्रिटेट करता है, किल करता है उसके प्रे को। कहने का मतलब है कि ये अपने प्रे यानी शिकार को अपने जहर के माध्यम से मारता है, जबकि पाइथन ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, है ना। चलो वेरी गुड, चलो तो अच्छे से याद हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कोएगुलेशन ऑफ, है ना, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क ऑकर्स ड्यू टू, दूध का स्कंदन होता है। बताओ मिल्क का जो स्कंदन, जैसे आप दूध पीते हो तो दूध पीने के बाद फिर दूध फट जाता है, हाँ मिल्क फटता है ना, हाँ है ना। बच्चा देखना दूध पीता है तो दूध उगता था बचपन में, तो जो दूध उगता था वो दही के रूप में निकलता था, हाँ उसी को मिल्क कोएगुलेशन कहते हैं। किस प्रोटीन के द्वारा? बाय कैसीन, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। बताओ कैसीन के द्वारा, रेनिन के द्वारा, या तो किस एंजाइम के द्वारा होता है ऐसा, किस एंजाइम के द्वारा? तो मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या है? रेनिन है, वेरी गुड। और बच्चों में ज़्यादातर, है ना, बच्चों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना, मोर किसमें? 6 साल से छोटे बच्चों में, 6 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। क्यों? सॉरी 6 साल नहीं, 6 महीने, 6 मंथ से छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि वो सिर्फ दूध पीता है ना। हाँ, रेनिन, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वो क्या है? रेनिन एंजाइम है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन जो डाइजेस्ट करता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो होते हैं वो आपका होते हैं। और मिल्क प्रोटीन कैसीन कहलाता है ना। मिल्क प्रोटीन जो आता होता है कैसीन होता है, मिल्क में कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, हाँ तो मैंने क्या बोला, मिल्क में, अच्छा मिल्क ध्यान रखना एक ऐसा चीज़ है जिसमें से विटामिन सी छोड़ के सब कुछ पाया जाता है, विटामिन सी छोड़ करके सब कुछ पाया जाता है, इसीलिए सिर्फ दूध पी करके बच्चा कहीं ना कहीं छोटा बच्चा रह जाता है। और दूध हर चीज़ का स्रोत है, बस विटामिन सी उसमें नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी, चलो तो वही बोल रहा है, रेनिन जो एंजाइम है इज एन एंजाइम फाउंड इन स्टोमक ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि मिल्क प्रोटीन होते हैं, है ना, उसको चेंज कर देता है इनसॉल्युबल प्रोटीन में, एंड पेप्सिन उसके ऊपर एक्ट करके उसको फिर आपका डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, हाँ जी, वही बोल रहा है, रेनिन एक एंजाइम है, रेनिन इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक ऑफ मैमल्स, मैमल्स यानी स्तनधारियों के स्टोमक में रिलीज होता है, ह्यूमंस में भी। इन प्रोसेस ऑफ मिल्क कोएगुलेशन, मिल्क कोएगुलेशन के दौरान रेनिन एक्ट करता है प्रोटीन पर, मिल्क प्रोटीन पर, एंड कैसिनोजेन होता है और उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना, मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है कैसीन। वैसे तो होता है वो कैसिनोजेन के फॉर्म में, है ना, जो कि सॉल्युबल होता है, दूध में घुला होता है, लेकिन जब उस पर रेनिन काम करता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है और वो कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपको फटा फटा दिखने लगता है। एंड दिस कन्वर्जन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिससे कि कर्ड बन जाता है, जो कि आपके चीज़ प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। रेनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिंग ऑफ मिल्क बाय इन्फेंट्स, इन्फेंट मतलब होता है 6 महीने से छोटा बच्चा इन्फेंट कहलाता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध वाले उत्पाद बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काउजेज डीफॉर्मेशन इन द टीथ एंड बोन्स, दांतों एवं अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण होती है? क्या बॉडी में, देखो एक चीज होता है किसकी कमी से दांत कमजोर हो जाएगा, एंड क्या ज़्यादा हो जाएगा जिससे आपका दांत में डिफॉर्मेशन, दांत कहीं ना कहीं पीला पड़ने लगता है, दांत ज़्यादा मतलब थोड़ा भंगुर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बताओ, यहाँ सवाल आया हुआ था, व्हाट काउजेज डिफॉर्मेशन इन टीथ एंड बोन्स? आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक। बताओ, लोह, आयोडीन, एलोरीन, जिंक, क्या हो जाएगा आंसर?
व्हाट काउजेज डिफॉर्मेशन इन टीथ एंड बोन्स? तो आपको ध्यान रख लेना है फ्लोरीन। हाँ जी, फ्लोरीन दांत का दुश्मन होता है। अगर जो आपके दांत में आपके बॉडी में ज़्यादा फ्लोरीन होगा तो दांत में इस तरीके से लाल रंग आ जाता है, ठीक है। हाँ, एंड जब अगर बोलेगा दांत का मतलब कह सकते हैं कि किसकी कमी से दांत कमज़ोर हो जाएगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दांत का ज़रूरत वाला चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो फ्लोरीन इज नोन टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्थ ऑफ टीथ एंड बोन्स, यानी कि दांत और हड्डियों के लिए जो फ्लोरीन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वाइल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डेंटल हेल्थ इन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। हाँ, कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत मात्रा में है तो दांत के लिए अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाता है फ्लोराइड का तो आपको डेंटल फ्लोरोसिस होता है, यानी कि दांत में कलर आ जाते हैं एंड इससे आपको डिफॉर्मिटीज, दांत का आकार बिगड़ने लगता है, दांत थोड़ा सा खराब लगने लगता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्वायरमेंटल पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड, यानी कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कभी भी उल्टा रूप में नहीं हो सकता है। अलग अलग पिरामिड्स होते हैं, जो पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ट्रॉपिक पिरामिड, नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। बताओ, जातीय प्रचुरता का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड? आप सभी लोग जवाब दीजिए। विच इन्वायरमेंटल पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड? तो ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। कैसे सर? तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, ध्यान से सुनना। एनर्जी ट्रांसफर ध्यान रखना, जैसे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होता है। जैसे सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसमें प्लांट्स आते हैं, है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है सर? प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राथमिक उत्पादक, जैसे हरे पौधे जो खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा। हाँ, उसको खाने वाले जो होते हैं उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे ग्रास ओपर उसको खाएगा, तो ध्यान रखना। एंड प्राइमरी कंज्यूमर, ध्यान रखना, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला, जैसे ग्रास ओपर को कौन खाएगा? मेढक, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? स्नेक, तो ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये ट्रॉपिक लेवल जैसे जैसे चेंजेज हो रहे हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर, है ना, ध्यान रखना कितना होता है। तो यहाँ पे इसका मात्र 10%, अगर ये 100 जूल है एनर्जी यहाँ पर, तो इसका मात्र 10% ही ग्रासहोपर को मिलेगा। 10% रूल याद रखना। एंड अगर इसको अब 100 का 10 मिला है तो 10 का ये 1 मिलेगा, है ना, और 1 का 0.1 मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखना, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है बताओ? तो मात्र 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। एंड जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगा तो नीचे से ऊपर की ओर ही होता है। ये देखो, नीचे से ऊपर की ओर, है ना, नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो एक पिरामिड बन रहा है ना। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि सांप प्रोड्यूसर बन जाएगा, सांप खुद का खाना खुद बनाने लग जाएगा और सांप को ग्रास ऊपर खाएगा, ऐसा नहीं है। फिक्स है कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। फिर सांप मरेगा, इसको डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया या फंगाई, है ना। हाँ, एंड डिकम्पोज करके उसको फिर से वापस से मिट्टी में मिला देगा एंड मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेकर के फिर प्लांट अपना ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपका एक साइकिल चलता है एंड एक फिक्स्ड साइकिल है, ये ऑलवेज अपराइट होता है, ऊपर ही ओर उठाता है। एंड ध्यान रखना, एनर्जी पिरामिड कभी भी इन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि नीचे नहीं गिर सकता है, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका वाटर डेफिशिएंसी कॉज ग्वाइटर डिजीज। बताओ, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? बताइए, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा यानी ग्वाइटर बीमारी है वो आपके आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताओ, कैल्शियम और फॉस्फोरस, मैं कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से किसको क्या होगा? तो बोन एंड टीथ, ध्यान रखना, बोन एंड टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डी और दांत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हड्डी और दांत में कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से मजबूती आती है। अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी है, तो उसका हड्डी कमजोर होता है, दांत कमजोर हो जाता है। अच्छा बताओ, क्या कहते हैं, आप सभी लोग बताना मेरे को कि आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से, आयरन की कमी से क्या होता है? सब लोग बताना, ये सवाल पूछा हुआ है, उम्मीद है इस बार भी आएगा। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से आपका अनीमिया होता है। वेरी गुड, कौन बच्चा बताया? अभिषेक कुमार, वेरी गुड। अनीमिया, वेरी गुड। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है।
एनीमिया में क्या होता है एक्चुअली, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। एंड ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन, पता है ना। ब्लड की कमी मतलब यहाँ पर आरबीसी मेनली कम हो जाता है, एंड आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन में जो मेन क्या होता है, आयरन वाला पार्ट होता है, तो आयरन की कमी हो जाती है। तो चाहे बोल दे आयरन की कमी तो भी एनीमिया, ब्लड की कमी तो भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी तो भी एनीमिया, आयरन की कमी तो भी एनीमिया, ठीक है, ध्यान रखना। एंड आप सभी लोगों को अब सवाल आता है कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज यानी घेंगा रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से। अब आप लोगों से सवाल है, घेंगा रोग में आपका कौन सा ग्रंथि अफेक्टेड होता है, बताओ कौन सा ग्रंथि अफेक्टेड होता है घेंगा रोग में। तो घेंगा रोग में आपका थायराइड ग्लैंड, ये जो नॉर्मल थायराइड है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। जब किसी को ग्वाइटर होता है तो ये थायराइड का साइज, जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि का साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ना। थायराइड ग्रंथि का साइज क्या हो जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका साइज बढ़ जाता है, जिससे कि इंसान को क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो थायराइड का ही साइज बढ़ जाता है। एंड आप सभी लोग पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बताओ, है ना, बताओ कौन सा ऐसा हार्मोन है। तो थायराइड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स के आयोडीन बहुत ज़्यादा, है ना, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन सा, थायराइड में भी T3 एंड T4। T3 का पूरा नाम ही होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है। T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन या तो थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी को आयोडीन की कमी होती है तो उसको घेंगा रोग होने का चांसेस है, एंड T3 और T4 का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसी को कहते हैं, बताओ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड को सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोलॉजी देयर आर टू कंपोनेंट्स। परितंत्र में दो घटक हैं, जो आपका पर्यावरण है इसमें दो प्रकार के घटक हैं, कौन कौन से, एबायोटिक एंड प्लांट्स यानी कि खरपतवार व वृक्ष, यानी या तो फ्रॉग एंड ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोटिक एंड एबायोटिक, बताओ क्या क्या है। तो आपके जो इकोलॉजी में है ना, मेनली जीवीय एवं अजीवीय ये दो मेन कंपोनेंट हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। क्या क्या है, बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट है, क्या क्या है, बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक में आपके आ जाते हैं कुछ ऑटोट्रॉफ्स, है ना, जैसे कि प्लांट्स वगैरह, एंड हेट्रोट्रॉप्स जिसमें आपके सेप्रोफाइट, फंगाई, पैरासाइट, होलोजोइक यानी इंसान वगैरह सब आ जाते हैं। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि आपका सनलाइट, विंड, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें जान नहीं है ना। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट है एंड बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। पूछा भी जाता है कौन सा बायोटिक होता है, कौन सा एबायोटिक होता है। तो एबायोटिक में आपके सनलाइट आ जाते हैं, विंड आ जाता है, वाटर आ जाता है, सॉइल आ जाता है। जबकि बायोटिक में ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स आ जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होता है जो स्वपोषी होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हेटरोट्रॉप्स में आ जाते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट में एग्जाम्पल है फंगाई, है ना, फंगाई जो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करता है। पैरासाइट्स जैसे कि लीच वगैरह हो गया, जू वगैरह हो गया, जो कि लिविंग सरफेस पर डिपेंड करे। होलोजोइक जो कि जैसे इंसान वगैरह प्रॉपरली अपना खाना इंजेस्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D या फिर उसी को 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहते हैं, पूरा नाम है 2,4-D का। ये क्या है बताओ, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, एक्सप्लोसिव या हर्बिसाइड, यानी कीटनाशक है, कवकनाशक है, विस्फोटक है, या तो खरपतवारनाशी है। तो ध्यान रखना 2,4-D एक, लोग सोचते हैं इंसेक्टिसाइड है या फंगीसाइड है, एक्सप्लोसिव है, ऐसा नहीं है, ये एक हर्बिसाइड होता है। ये क्या होता है एक्चुअली, है ना, ये हर्बिसाइड होता है, खरपतवार को खत्म करता है ना। लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, लोग कह देते हैं कि सर इंसेक्ट्स को मारता है, पेस्टिसाइड है, नहीं, ये हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड क्यों डाला जाता है खेत में, ताकि जो भी खरपतवार वगैरह हो जाते हैं उसको नहीं होगा। देखो ये है ना 2,4 के कहते हैं एमाइन साल्ट 2,4-D के नाम से आ जाता है।
2,4-D या तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड वाइडली यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड के तौर पर। एंड ये क्लास है केमिकल का जो कि सिंथेटिक ऑक्सीन्स होता है जो प्लांट हार्मोन है, रेगुलेट करता है प्लांट के ग्रोथ को। 2,4-D स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ना, ब्रॉड लीफ वीड्स, यानी कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा खरपतवार वगैरह डेवलप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, बताओ कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, स्टीमियोलॉजी, बताओ। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट की स्टडी को हम लोग एंटोमोलॉजी है ना, इंसेक्ट्स को हम लोग एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। देखो एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। इंसेक्ट्स में जैसे कि आपके आ जाते हैं कॉकरोच, बटरफ्लाई, है ना, ये सब चीज़ क्या है, इंसेक्ट्स है, कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू इनटू द टीट्स ऑफ काउज एंड बफेलोज टू स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, यानी गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बताओ कौन से हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। कई बार आप देखते होंगे गाय का बच्चा मर जाता है, उसको सुई लगाओ, वो गाय पनहा जाता है। गाय पनहाना मतलब जो लोग गाय घर रखे होंगे, दूध निकालने से पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें फील होता है कि हाँ भैया दूध आ गया है। अब समझ रहे हो बात को? दूध जब आता है तो इनका जो थन होता है वो टाइट हो जाता है। गांव घर में अगर आपने यूज़ किया होगा तो हाँ, और ये तभी होता है जब जो गैया होती है इसके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एंड वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है एंड वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहाँ पर थोड़ा टाइटनेस लाता है ताकि फील होता है कि हाँ भैया वहाँ दूध उतर जाता है, नीचे उतर जाता है। और इसको ये तभी होता है जब बच्चा मुँह लगाएगा वहाँ पर, है ना, जब बच्चा मुँह लगा के पीने का कोशिश करता है तो ऐसा लगता है कि अच्छा मेरा बच्चा पिएगा, अब दूध छोड़ देती है, यानी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन कई केस में होता है कि लोग बच्चा को दूध, क्योंकि बच्चा को लगाएंगे तो बच्चा दूध पी लेगा, तो कई बार होता है कि दूध बच्चा को मुंह लगाने नहीं देता है, या फिर क्या कहते हैं आपका मतलब कहने का अर्थ है बच्चा दूध को मुंह लगाएगा नहीं। एंड कई बार होता है बच्चा खत्म हो जाता है तो क्या उसका गाय का दूध नहीं निकलेगा? निकलेगा। उसको सीधा बना बनाया ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, वहीं पर इंजेक्शन दे दिया जाता है एंड ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होगा वहाँ पर अपना दूध आ जाएगा एंड फिर उसके बाद उसको, है ना, ध्यान रखना। अरे भाई इंटरफेरॉन तो अलग चीज़ है यार, ऑक्सीटोसिन कहाँ इंटरफेरॉन में चले गए आप लोग, है ना, ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीटोसिन, है ना, इसको लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। अच्छा बताओ तो ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? अभी हमने तुरंत बताया है, इसी को लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। और किसके द्वारा रिलीज होता है बताओ? ऑक्सीटोसिन, है ना, किसके द्वारा रिलीज होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ तो? इंसुलिन का वर्क क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना एंड इसकी कमी से जो होता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस, है ना, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपके एग्जाम के लिए मैंने टोटल मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करवा दिए एंड आपको आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा एंड इसको आप 10 क्वेश्चन के रूप में देखेंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। मैंने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, इतने टाइम में 50 क्वेश्चन करने से बेहतर है 10 क्वेश्चन, 10 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें एंड 10 क्वेश्चन के माध्यम से कम 50 क्वेश्चन सीखें। एंड ये तभी हो पाता है जब मास्टर को अनुभव होता है, अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़िए एंड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा एंड काफ़ी सारे सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।